बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आपने एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे उनमें आप लोगों को रिजल्टेंट फ्रैक्शंस दी गई थी, कुछ प्रॉपर थी, कुछ इम्प्रॉपर थी, लेकिन उनके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स थे वो सारे लीनियर थे। एक थे या दो फैक्टर्स थे या तीन थे, पर हम सब के सब लीनियर थे। आप लोगों ने उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस को लेट करते हुए सिर्फ एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था। अगर दो फैक्टर थे डिनोमिनेटर में लीनियर तो ए और बी का इस्तेमाल किया। अगर तीन फैक्टर थे डिनोमिनेटर में तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन को लेट करते हुए तीन कांस्टेंट्स का इस्तेमाल किया, ए, बी एंड सी। फिर आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में फैक्टर्स लीनियर थे, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लीनियर थे बट वो रिपीटिंग थे। तब भी आपने कांस्टेंट्स जो है वो सिंगल इस्तेमाल किए थे। अगर सपोज x प्लस 1 होल का स्क्वायर था डिनोमिनेटर में तो ये लीनियर फैक्टर है, रिपीटिंग है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लेट करते हुए आपने सिंगल कांस्टेंट लिए a ओवर x प्लस 1 एंड b ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। जबकि 4.3 में आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक थे। बाज़ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में फैक्टर लीनियर भी था लेकिन साथ साथ नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे। तो ऐसे जो नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करते हुए आप फिर एट ए टाइम दो कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो 4.4 साइज है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक फैक्टर लीनियर दिया हुआ है और साथ में दूसरा फैक्टर नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है और फिर साथ साथ रिपीटिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 2 4.4 एक्सरसाइज का गौर से देखें। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक फैक्टर लीनियर है और ये वाला फैक्टर एक तो x स्क्वायर प्लस 1 नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है, ऊपर से यही फैक्टर रिपीटिंग भी है क्योंकि इसका स्क्वायर है। इस सिचुएशन में फिर आपने किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस को लेट करना है। पहली बात, सबसे पहली शर्त आपने देखनी है कि ये फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर की डिग्री देखिए 4 है। जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 बनेगा, फिर उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 बनेगा। डिनोमिनेटर में x की जो पावर है वो नीचे स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की पावर है वो नीचे x की पावर 5 बनेगी। न्यूमरेटर की डिग्री 4 है और स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर की डिग्री 5 बनेगी। सो हियर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than the degree of denominator, so this resultant fraction is a proper fraction. उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन देखी जाती है वो ये कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कैसे हैं। तो हमने जरा गौर से देखा, ये फैक्टर तो लीनियर है, पार्शियल फ्रैक्शन को लेट करते हुए इसके लिए तो एक कांस्टेंट ही लिया जाएगा जैसे हमने पहले तीनों एक्सरसाइज में सॉल्व किया। और उसके बाद ये जो दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। जब अगर यहाँ पे ये स्क्वायर ना होता तो तब भी इसको लिखते हुए ऊपर हम दो कांस्टेंट्स bx प्लस c का इस्तेमाल करते। इसके लिए a यूज करते, a ओवर x प्लस 1, जबकि अगर ये सिंगल होता, बगैर स्क्वायर के होता तो सिर्फ bx प्लस c को ही यूज करते। अब ये एक तो नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है, ऊपर से यही फैक्टर दो दफा आया है, तो इसलिए एक दफा हम इस नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को
पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हुए दो कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करके पावर 1 के साथ लिखेंगे, जबकि सेकंड टाइम इसको फिर नेक्स्ट दो कांस्टेंट dx plus e को यूज करके हम इसी फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कैसे इसको हैंडल करना है पार्शियल फ्रैक्शन में लेट करते हुए। अगर ये सिंगल होता तो दो कांस्टेंट, ऊपर से ये रिपीटिंग भी है तो दो दफा दो कांस्टेंट का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। यहां भी ये फैक्टर नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है जिसकी वजह से दो कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर भी यही फैक्टर नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है इसलिए दो कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये रिपीटिंग था, एक पार्शियल फ्रैक्शन में इसकी पावर 1 रखी है, नेक्स्ट में इसकी पावर 2 ले। अगर यहां पे पावर 3 होती और फैक्टर यही नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होता तो फिर हमें यहां पे 3 एक और फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन ऐड करना पड़ती। उधर भी हमने दो कांस्टेंट का इस्तेमाल करना था क्योंकि फैक्टर यही है जो कि पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 में होता। सो हमने जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को ऐड किया तो डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए तो एक कांस्टेंट काफी है, बट ये जो नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको सिंगल 1 पावर के साथ दो कांस्टेंट इस्तेमाल करके लिखा है। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन में b c तक यहां कांस्टेंट यूज हो गए थे, नेक्स्ट d और e का इस्तेमाल करके अब हम यहां पे इसकी पावर 1 थी और यहां पे इसी की पावर जो है वो 2 हो जाएगी। ये 4.3 में ऐसे नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जो थे उनको पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करने के आपने मेथड पढ़े थे, कैसे एक रिपीटिंग फैक्टर को आप पार्शियल फ्रैक्शन में ऐड करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है कि इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन की इस तरह से 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। बट हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं a b c d and e, इनकी वैल्यूज के लिए हम फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका पहला स्टेप क्या था कि आपने इन तमाम फ्रैक्शंस के जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो एलसीएम है उस एलसीएम से पूरी इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब एलसीएम क्या बनेगा, यही एलसीएम होगा x + 1 * x² + 1 होल का स्क्वायर। इस एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया है। हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा एलसीएम को। ये एलसीएम है x + 1 * x² + 1 होल का स्क्वायर। इसके साथ इक्वेशन नंबर 1 की हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया। पहले आपने x + 1 * x² + 1 होल स्क्वायर के साथ इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हुआ है। फिर इक्वल के बाद इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया a/x + 1 को, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया bx + c/x² + 1 को, और उसके बाद आखिरी फ्रैक्शन को भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब कौन-कौन से फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं, x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और x² + 1 होल का स्क्वायर जो है वो x² + 1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग हियर, x4 + 3x² + x + 1। ये रिमेनिंग इज इक्वल टू, यहां पे x + 1 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, a * x² + 1 होल का स्क्वायर। दिस इज रिमेनिंग a * x² + 1 होल का स्क्वायर, इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे कौन कैंसिल होगा, ये बात आपके माइंड में रहे कि यहाँ पे x² + 1 होल का इसकी पावर जो है वो 1 है। यहाँ पे ये x² + 1 सिंगल फैक्टर है, जबकि यहाँ पे x² + 1 जो है वो रिपीटिंग है, इसकी पावर 2 है। तो यहाँ पे इस तरह के दो फैक्टर्स हैं, इसलिए एक फैक्टर जो है वो एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी x² + 1 एक फैक्टर यहाँ पे बाकी रह जाएगा। उसके अलावा क्या रह जाएगा, bx + c x + 1 और यहाँ पे x² + 1 ये भी एज इट इज रह जाएगा। आपने bx + c को यहाँ पे लाजमी ब्रैकेट में पुट करना है क्योंकि इस सारे ने इन तमाम से मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है, x + 1 होल का स्क्वायर, ये इस सारे से कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग हियर, dx + e * x + 1। dx + e को भी ब्रैकेट में डाल दिए। अब कैंसिलेशन के बाद आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में तमाम क्वेश्चन में जब आप कैंसिल कर लेते थे तो उसके बाद जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन होती थी, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते थे।
इस इक्वेशन को 2 का नाम देने के बाद, दिस इज सेकंड इक्वेशन, उसके बाद आपने देखना होता है कि इक्वेशन नंबर 1 में कितने पार्शियल फ्रैक्शन में कितने लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल लीनियर फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू द जीरो मेथड आपने इस फैक्टर को लेफ्ट कर लिया 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू 1 को राइट साइड पे ले गए तो इसका साइन 0 में से -1 तो -1 आएगी। इस x की वैल्यू -1 को इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x आपको नजर आएगा वहां x की वैल्यू -1 पुट की जाएगी। तो x की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 2 में यहां थ्रू आउट पुट करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 में x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है, अब हमने x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो पहले हमने x की जगह -1 पुट करके इसकी पावर 4 कर दी, उसके बाद +3, फिर x की जगह -1 लिखा और इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर x की जगह -1 एंड +1 ये एज इट इज इक्वल टू a एज इट इज। यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि x की वैल्यू -1 है और फिर इसका स्क्वायर भी है, -1 होल का स्क्वायर -1 x की जगह और ये स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और फिर +1 एज इट इज, और इसके बाद होल का जो है ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है b एज इट इज, x की वैल्यू हमने x की जगह पे -1 पुट करना है और प्लस c एज इट इज, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी है, और इसके बाद ये ब्रैकेट छोटी वाली, इसमें आपने x की जगह -1 पुट करना है और +1, ये +1 एज इट इज, और उसके बाद यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करना है क्योंकि x का स्क्वायर था तो -1 का भी स्क्वायर होगा, और ये +1 एज इट इज, और इस वैल्यू इस फैक्टर को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट प्लस एज इट इज, अब यहाँ फिर से स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया है, d एज इट इज, x की जगह आपने -1 वैल्यू पुट की है और प्लस e एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर x की जगह -1 और ये +1 एज इट इज। अब आपको पता है कि ये -1 और ये +1 ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी यहाँ पे 0 रह जाएगा, और ये 0 इस फैक्टर के साथ और इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके इन तीनों को ये 0 कर देगा, और उसके बाद यहाँ पर भी -1 +1 जब कैंसिल होगा तो यहाँ 0 आएगा, 0 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर प्लस के बाद ये भी सारे का सारा 0 हो जाएगा, जबकि ये एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज, जबकि ये सारे फैक्टर जो है वो 0 हो जाने। अब आपको पता है -1 की जो पावर 4 है, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगी, 1 की पावर 4 1, एंड अब 3 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आपने इसका स्क्वायर लेना है, उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 3 फिलहाल एज इट इज, हाँ ये जो -1 है इसकी कोई पावर नहीं है, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन को साइन से, प्लस माइनस -1 और ये +1 एज इट इज इक्वल टू a एज इट इज, -1 का स्क्वायर +1 और ये भी +1 एज इट इज, और ऊपर इसका होल का स्क्वायर है। ये सारे फैक्टर 0 0 हो चुके हैं इनकी वजह से, ये 0 होने की वजह से और इसके 0 होने की वजह से। अब ये 0 लिखेंगे नहीं, 1 + 1 2, 2 होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 a एज इट इज, और इसको जो सिंपलीफाई किया ये 1 1 से कैंसिल, 3 1 सा 3 एंड 1, 3 + 1 इट इज 4 इज इक्वल टू 4a। तो हमने जो कि a की वैल्यू लेनी है, इस 4 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, 4 4 पे डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी a इज इक्वल टू 1। हमारे पास a की जो वैल्यू आई है वो 1 आई। अब एक वैल्यू आ चुकी है। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 1 में तमाम पार्शियल फ्रैक्शन में कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, सो हमें फिर जब लीनियर फैक्टर खत्म हो चुके इक्वेशन नंबर 1 में, जबकि हमारे पास b c d e इन सब की वैल्यूज अभी आना बाकी है, तो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन होता है बकिया तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करने का? वो ये होता है कि हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लें, कंपैरिजन वाला मेथड, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट या बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। तो उसके लिए इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ता है। तो
है वो क्या है, x4 + 3x² + x + 1 इज इक्वल टू, अब a के बाद इक्वेशन नंबर 1 में a के बाद x² + 1 होल का स्क्वायर था, तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है, जो फैक्टर है वो है x² + 1 होल का स्क्वायर, इसको हम कैसे खोलेंगे, पहले x² होल का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 into x² into 1 + 1 का स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर और यहाँ पे रखेगा 1, x² + 1 होल का स्क्वायर जो है वो x4 + 2x² + 1 होगा। तो आपने a के साथ इस स्क्वायर को खोल लेने के बाद क्या लिखना है, x4 + 2x² + 1, ये रहा जी a के साथ x4 + 2x² + 1। जबकि अब जो तीन फैक्टर्स हैं इन तीनों ने भी आपस में मल्टीप्लाई होना है। अब आप क्या करेंगे, अब एक साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, आप पहले ऐसे करेंगे, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, bx + c एज इट ले जाएंगे। जब इन दोनों का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इनका जो आंसर आएगा वो फिर bx + c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे bx + c को एज इट इज रखा है और उसके बाद x + 1 को x² + 1 से मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन के x को पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई होकर x का क्यूब बनेगा, ये हमने x का क्यूब लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इस x ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, x1 का x, ये प्लस x लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 1 ने मल्टीप्लाई होना है, 1 ने भी x² से मल्टीप्लाई होना है, 1 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² आएगा और फिर जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो एंड में आपने x² + 1 लिखा होगा। इन दो फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई किया है, bx + c एज इट इज छोड़ दिया है, ये bx + c छोड़ दिया है। उसके बाद ये प्रोडक्ट आया हुआ है इन दोनों फैक्टर्स का। उसके बाद फिर यहाँ प्लस के बाद ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, dx x से मल्टीप्लाई होगा तो dx का स्क्वायर हो जाएगा, dx का स्क्वायर। फिर dx को 1 से मल्टीप्लाई करना है, dx1 dx आ गया। फिर e को भी ऐसे ही दोनों से मल्टीप्लाई करना है, e पहले x से मल्टीप्लाई होगा, ex आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे ex, और उसके बाद e को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो e1 e आ जाएगा। क्या किया यहाँ पे आपने कि एक तो इस वैल्यू का स्क्वायर खोला है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, उसके बाद इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है और इनका प्रोडक्ट लेने के बाद फिर बाद में bx + c को अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप bx + c को एज इट छोड़ दिए और इसी तरह से इन दो को भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारे लिए इसको मजीद सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे कि ये तो लेफ्ट साइड पे आ ही रहा है, इक्वल के बाद इक्वल लगा के अब हमने a को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ax की पावर 4 हो जाएगा। फिर a को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2ax²। फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आ जाएगा, यानी a को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये आंसर आ गया। उसके बाद अब हमने bx + c को इन तमाम चारों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले bx को इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर c को इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले bx को मल्टीप्लाई होना है, पहले bx x³ से मल्टीप्लाई होगा तो bx की पावर 4 हो जाएगा, bx की पावर 4। फिर bx ने x से होना है मल्टीप्लाई तो ये bx का स्क्वायर हो जाएगा, bx²। फिर bx ने x² से मल्टीप्लाई होना है तो x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा और साथ b। फिर bx ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, bx1 bx, या bx इन चारों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब आपने c को बाएं
से मल्टीप्लाई होगा तो cx क्यूब, फिर cx से मल्टीप्लाई होगा प्लस cx, फिर cx स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा cx स्क्वायर, और फिर आखिर में c जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c 1 c आ गया। bx प्लस c उससे मल्टीप्लाई हो गया, बारी बारी bx को भी इन चारों से मल्टीप्लाई किए और c को भी इन चारों से मल्टीप्लाई किए। अब ये पहले से ही प्रोडक्ट है, इसको एज इट इज लिख दिया। अब जब ये तमाम टर्म खुल चुकी हैं, मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है, स्क्वायर खोल लिए गए, मल्टीप्लिकेशन हो गई, तमाम टर्म जो है वो ओपनली हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इन टर्म्स को जरा गौर से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, दो टर्म में x की पावर 4 आ रहा है, ठीक हो गया, और एक दो टर्म में x की पावर 3 आ रही है, यानी x क्यूब आ रहा है, और कुछ टर्म जो है वो ax स्क्वायर वाली भी हैं, कुछ x वाली भी हैं, और बकिया कांस्टेंट्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे, जिन टर्म में x की पावर 4 आ रहा है उनमें से x पावर 4 कॉमन ले लेंगे। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ax की पावर 4 और bx की पावर 4, लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के इक्वल की लेफ्ट साइड पे x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये वैसे लिख दिया एज इट इज। और हाँ, इसमें भी यहाँ पर क्या हो रहा है, x की पावर 4 है, उसके बाद वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें तो x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 आनी चाहिए थी, x क्यूब वाली टर्म मिस है। तो हम यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे मिस है उसको यहाँ पे टेम्परेरी आपने उसको कोएफिशिएंट 0 लगा के उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है 0x क्यूब, क्योंकि x क्यूब वाली टर्म मिस थी, तो यहाँ हमने उसको कोएफिशिएंट 0 दे के इसको कलर शो कर दिया है कि ये इसकी स्पेस वैकेंसी ना रहे इस टर्म की, उसको जाहिर कर दिया। और ये 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज प्लस 1 भी एज इट इज। अब इक्वल के बाद ये जो दो टर्म है जिनमें x की पावर 4 आ रहा है, x की पावर 4 इन दोनों में से कॉमन ले ली है, ये x पावर 4 जब राइट साइड पे बाहर कॉमन लिया तो बाकी क्या रह जाएगा, a प्लस b। इसी तरह से जो x क्यूब वाली टर्म है, ये bx क्यूब और ये cx क्यूब, इन दोनों में से हमने x की पावर 3 या x क्यूब ये कॉमन ले लिया, बाकी जो कोएफिशिएंट बच जाएंगे वो b प्लस c रह जाएगा। इसी तरीके से जो टर्म x स्क्वायर वाली है उनमें से उन तमाम में से x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अब जी ये टर्म जिसमें मैंने स्टार बना रहा हूं, ये टर्म x स्क्वायर वाली है, ये टर्म भी x स्क्वायर वाली है, और ये cx स्क्वायर भी x स्क्वायर वाली है, और आखिर में ये टर्म भी x स्क्वायर वाली है। हमने इन चारों टर्म में से x स्क्वायर को कॉमन ले लेना है जी। जब यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ से भी x स्क्वायर, यहाँ से भी, ये x स्क्वायर राइट साइड पे कॉमन लिया हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर जो कोएफिशिएंट्स बढ़ गए हैं इनके, उनको लिखना है। x स्क्वायर को कॉमन ले लेने के बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट 2a रह जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a। इस टर्म में से x स्क्वायर को कॉमन ले लेने के बाद बाकी कोएफिशिएंट b रह गए प्लस b एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद इस टर्म में से x स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट c रह गए, यहाँ c लिखा हुआ है प्लस c। यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद बाकी प्लस b रह गया लिखा हुआ है। यानी x स्क्वायर वाली तमाम टर्म में से x स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ये तमाम कोएफिशिएंट इस छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए। अब रह जाएगी वो तमाम टर्म जिनमें x कॉमन आ रहा है, वो कौन कौन सी है जी? ये वाली एक टर्म bx है, एक टर्म cx ये वाली, उसके बाद dx और ex, यानी x कॉमन लेने के बाद बाकी रह जाएगा b प्लस c प्लस d प्लस e। x कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, x को कॉमन लिया हुआ है और बकिया तमाम b प्लस c प्लस d प्लस e तमाम कोएफिशिएंट को यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद आखिर में रह जाएगी वो तमाम टर्म जिनमें कोई x क्यूब, x पावर 4, x स्क्वायर नहीं है, उन्हें कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स। तो उनमें से एक टर्म ये वाली है कांस्टेंट a, जिसके साथ कोई x नहीं है, और दूसरी टर्म यहाँ पे जो है वो है c, जिसके साथ कोई x नहीं है, और आखिर में एक टर्म e है। ये तीन टर्म ऐसी हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x, x स्क्वायर नहीं है, तो इनको हम
टर्म्स बोलते हैं, और बेहतर होता है कि अगर इन तीनों को, इन तमाम कांस्टेंट टर्म्स को अलग करने के बाद इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया जाए, जिससे ये पता चले कि ये अब तीनों कांस्टेंट टर्म मिलके ये एक बड़ी कांस्टेंट टर्म बनाएंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा दिलचस्प मरहले में आ जाता है कि इक्वल की लेफ्ट साइड पे आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इक्वल की राइट साइड पर भी आपके पास ये एक पॉलिनोमियल आ गई। अब दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इक्वल है। कैसे? जब यहां पे इक्वल की राइट साइड पे देखें तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे? एक टर्म x की पावर 4 वाली, ये दूसरी टर्म x क्यूब वाली, ये तीसरी टर्म x स्क्वायर वाली, ये चौथी टर्म x वाली, और ये पांचवी टर्म कांस्टेंट टर्म है। 5 टर्म्स इक्वेशन की राइट साइड पे आ रही हैं और इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी हमने 5 ही टर्म बना ली हैं, ताकि दरमियान में जब इक्वल आए तो इधर भी 5 ही टर्म शो हो रही हो। हम इन दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस समझें और उसके बाद फिर हम दोनों जानिब कोएफिशिएंट्स का जो है वो कंपैरिजन कर सकें। सो इसीलिए हमने यहाँ पे एक मिसिंग टर्म जो थी x क्यूब वाली, उसको 0 कोएफिशिएंट देके उसको यहाँ पे शो कर लिया था। अब हम कहेंगे कि ये चूंकि पूरी साइड इस राइट साइड के इक्वल है, अब हम कहेंगे कि बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 के कोएफिशिएंट्स का दोनों जानिब कंपैरिजन होगा, x क्यूब के दोनों जानिब कंपैरिजन होगा कोएफिशिएंट्स का, x स्क्वायर के भी कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन होगा, x के कोएफिशिएंट्स का भी कंपैरिजन होगा और दोनों जानिब कांस्टेंट टर्म्स का भी कंपैरिजन होगा। तो जब हम कहेंगे कि ये पूरी लेफ्ट साइड इस राइट साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस तरफ x4 का जो कोएफिशिएंट है a + b, वो इधर x4 के कोएफिशिएंट 1 के इक्वल होगा। x की पावर 4 का यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। सो सिर्फ कोएफिशिएंट को लिखना है, साथ में x को शो नहीं करना, सिर्फ कोएफिशिएंट का। आपने अनाउंस भी यही किया कि हमने कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट्स को ही इक्वल लिखना है। तो a + b will be equal to 1, ये लिखा हुआ है a + b is equal to 1, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल है और फिर दोनों जानिब सिर्फ x4 के कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे आपस में। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड इक्वल है तो x क्यूब के जो कोएफिशिएंट है वो x4 के इक्वल आ जाएंगे या x के कोएफिशिएंट, ऐसा नहीं होगा। इक्वल होंगे कोएफिशिएंट बट सिमिलर। तो यहाँ हमने x की पावर 4 के कोएफिशिएंट a + b को इधर x की पावर 4 के कोएफिशिएंट 1 के इक्वल लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। पहले इक्वेशन 2 तक हमारे पास आई हुई थी, अब इस इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। इसी तरह से जो x क्यूब का कोएफिशिएंट है b + c, वो इधर वाले x क्यूब के कोएफिशिएंट 0 के इक्वल आ जाएगा। b + c will be equal to 0, b + c is equal to 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। इसी तरह से x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट हैं ये 2a + b + c + d, ये सारे का सारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसको इधर लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 3 के इक्वल लिख देंगे। सो 2a + b + c + d will be equal to 3, ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है। इसी तरह से जो x के कोएफिशिएंट है b + c + d + e, इसको हमने यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो b + c + d + e जो कि यहाँ x का कोएफिशिएंट है वो इधर वाले लेफ्ट साइड वाले x के कोएफिशिएंट 1 के इक्वल लिखा जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दीजिए। और फिर आखिर में जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है a + c + e, जो कि अब एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, तो इधर वाली a + c + e कांस्टेंट टर्म को 1 के इक्वल लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ मैंने, और इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया। तो यहाँ से जब हमने कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन किया है तो यहाँ से हमें 7 इक्वेशंस मिली। अब जो थर्ड इक्वेशन उसमें a और b एट टाइम आ रहे हैं, फोर्थ में b और c दोनों एट टाइम है, इधर a b c d वगैरह आ रहे हैं। तो हमने क्योंकि पहले a की वैल्यू 1 डिराइव कर ली थी, इक्वेशन नंबर 3 में a की जगह पुट कर देते हैं a की वैल्यू 1, पुट a = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे a की जगह 1 पुट कर दिया प्लस b एज इट इज, ये 1 एज इट इज,
1 को जाके 1 में से माइनस कर दिया, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0। अब a और b की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को जरा गौर से देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कांस्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, b और c। तो सोचा अगर b की वैल्यू ये जो अभी आई है 0, अगर ये b की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें b की जगह पे, तो c की वैल्यू हासिल हो सकती है। तो b की जगह 0 पुट कर दिया, ये c एज इट इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू भी 0 ही आई। अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं a, b और c की। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 5 को जब गौर से देखा, इसमें a यूज हो रहा है, b यूज हो रहा है, c हो रहा है और d इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यूज हमें आ चुकी हैं, हासिल हो चुकी हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0। ये अगर तीनों वैल्यूज a, b, c की जगह पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 एज इट इज, a की जगह 1 पुट किया प्लस b की वैल्यू 0 आई है, 0 पुट किया प्लस c की वैल्यू 0 आई है, 0 पुट किया प्लस d एज इट इज इक्वल टू 3। अब 2 1 2 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, बाकी d एज इट इज इक्वल टू 3। So for the values of d, 2 को ले जाके राइट साइड पे माइनस कर दे, 3 में से 3 minus 2 it will be 1। तो d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, 1 is the value of d। अब चार वैल्यूज आ चुकी हैं, a की भी, b की भी, c और d की। बाकी एक वैल्यू रहेगी हमारे पास e की। तो हमारे लिए ये दो इक्वेशन हैं, दोनों में से हमने e की वैल्यू निकाल सकते हैं। जहां पे b, c और d की वैल्यू पुट करोगे तो e की वैल्यू आ जाएगी, और अगर इक्वेशन नंबर 7 में a और c की पुट करोगे तो e की आ जाएगी। ये ज्यादा आसान है, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, c की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये e एज इट इज इक्वल टू 1 एज इट इज। तो 1 प्लस 0 इट इज 1, 1 को जाके राइट साइड माइनस कर दिया तो e की वैल्यू 1 माइनस 1 0 आ जाएगी। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, फिर 1 को राइट साइड पे जाके माइनस कर देंगे इस 1 में से, तो e की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। ऑल द वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये तमाम वैल्यूज a, b, c, d एंड e ये किस इक्वेशन में हमें रिक्वायर्ड थी? वो थी इक्वेशन नंबर 1, जहां हमने जो हमें असल रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी गई थी, जहां हमने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन को लेट किया था, वहां a, b, c, d और e की वैल्यूज चाहिए थी। ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे a, b, c, d, e की जगह पे। तो वो जो पार्शियल फ्रैक्शन है रिजल्टेंट फ्रैक्शन की इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हुए वो मैंने यहां पे लिखी है। रिजल्टेंट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखा, इक्वल के बाद यहां पे था a, तो a की जगह 1 लिखा और ओवर में x + 1 एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे b और c यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे लिखा 0x + 0 और ओवर में x² + 1, इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद है जी dx + e, तो d की वैल्यू हमारे पास 1 है और e की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो dx + e था d1 एंड e 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन एज इट इज आएगी, ये 0x + 0 ये सारा 0 हो जाएगा, ओवर में ये एज इट इज प्लस ये 1x 0 लिखेंगे नहीं तो x ही रह जाएगा, बाकी ये ओवर में x² + 1 होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे इस सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, तो जब ओवर में 0 हो, 0 ओवर समथिंग ये सारा 0 हो जाता है, तो ये सारी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, इसको नहीं लिखेंगे। बाकी इसकी जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होंगी ये हमारे पास ये दो पार्शियल फ्रैक्शन रह जाएंगी। तो ये हमने इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में, और ये दो पार्शियल फ्रैक्शन हमें हासिल हुई हैं, हमने लिखा है साथ ये दोनों रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस लेक्चर में आपके पास 4.4 हाफ थी, यानी पहले 3 क्वेश्चन, सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, पहले 3 क्वेश्चन थे इस लेक्चर में। आपने ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन उसमें क्या है कि यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इस तरह का नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसमें आपने फिर इस तरह की दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, उसमें इस तरह की फ्रैक्शन नहीं आएगी, फैक्टर लीनियर उसमें नहीं है, तो ये वाला काम भी नहीं होगा। आपको तमाम वैल्यूज b, c, d और e की जो है वो इस तरह इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से मिलेगी।
वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में लीनियर फैक्टर नहीं दिया हुआ, तो आपने फिर ये वाला काम नहीं करना, वहाँ पे इस तरह की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आएगी, इस तरह की दो पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है और उसको इस तरह से सॉल्व करने के बाद उसको रिजॉल्व करना है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में। अब होमवर्क में जो आपको फाइल्स मिलेंगी, पीडीएफ फाइल्स की फॉर्म में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।